हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शाम वाले वीडियो में हम लोग डेली जो 2700 प्लस क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म का, उसी का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें हम लोग 1930 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, 1931 से हमें शुरू करना है, तो आइए उसको शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। ठीक, और आप दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। पीछे वाला क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सभी क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए 1931 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 रुपये है। समान राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सिंपल सा, जो साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है, साधारण ब्याज वो दिया हुआ है 140, 2 साल का दिया हुआ है, फर्स्ट साल में और 2 साल में, इसको 2 भाग में हम तोड़ लेते हैं। तो 140 अगर 2 साल का साधारण ब्याज है तो 1 साल का 70 रुपया होगा, क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात करेंगे तो पहला साल का 70 रुपया है, तो इसमें भी 70 ही रुपया रहेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल का सेम होता है, अगर सेम अमाउंट रहे और सेम रेट रहे तो। अब इसका रेट 70 का परसेंटेज वाइज बढ़ता जाएगा। जैसे इसका रेट जो है 4% है, तो ये 70 का 4% बढ़ जाएगा दूसरे साल में। तो 70 का 4% कितना हो जाएगा, 4/100, तो 0 हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी 2 रुपये 80 पैसा ये बढ़ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ईजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। पहला साल का साधारण ब्याज दोनों साल का हर साल का बराबर होता है, और पहला साल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो दूसरा साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4% बढ़ जाएगा। केवल हमें ये निकालना है कि कितना बढ़ा हुआ, अंतर निकालना था, तो डायरेक्ट हम 4% केवल निकाल लेंगे, अर्थात 2 रुपया 80 पैसा क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 32 में बोला है कि 5 रुपये में 6 नारंगी खरीदते हैं। देखिए कभी भी रुपया ऊपर रहता है, वस्तु नीचे रहता है, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो। कॉस्ट प्राइस कर रहा है 5 रुपये में 6 नारंगी खरीदते हैं, और जब बेच रहे हैं यहाँ सेलिंग प्राइस है 6 रुपये में 5 नारंगी बेच रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं, सिंपल हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो ये देखिए इधर 5 5 25 हो जाएगा और 6 6 के 36 हो जाएगा। इसका मतलब क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का रेशियो 25 और 36 हो गया। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, यहाँ कह रहा है हमें कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो देखिए कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो 11 लाभ हो रहा है। 1 मिनट, सॉरी, 5 5 25 हुआ ना, तो 6 वहाँ 11 लाभ हो रहा है। तब हमें बोला है लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 11/25 का ये लाभ 11 हुआ ना, तो लाभ गुणे 100 का बट्टा क्रय मूल्य हो जाता है। तो यही हम लोग का लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए कितना आ जा रहा है, 25 चौके 100, 11 चौके 44% का लाभ हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, आसान क्वेश्चन है। 5/6 क्रय मूल्य, 5 रुपये में 6 वस्तु, रुपया हमेशा ऊपर रहेगा, और 6 रुपये में 5 वस्तु बेच रहे हैं। क्रॉस गुणा कर लिए, 25 यूनिट क्या हो गया, क्रय मूल्य, और ये 36 हो गया। लाभ 11 हो गया, तो लाभ गुणे 100 का बट्टा क्रय मूल्य, यानी 44% लाभ होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 33 नंबर क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है कि आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले एक बेलन को समान आधार किंतु दोगुनी ऊंचाई वाले शंकु में परिवर्तित करने में बर्बाद हुए पदार्थ का प्रतिशत निकालना है। अच्छा देखिए, शंकु, बेलन से हमें शंकु काटना है, बेलन से शंकु निकाल लेना है। तो एक चीज बताइए, बेलन का आयतन होता है πr² हो जाता है। ठीक, और इसका आयतन होता है 1/3 πr², और h जो इसका है इसका दोगुना है, यानी कि ये 2h है। ठीक, ये हमें इससे ये हमें निकालना है। तो पूछा है कितना बर्बाद हो रहा है, रेशियो कर लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा। दोनों के आयतन का क्या कर लेते हैं, रेशियो। r दोनों में सेम था तो r² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, h से ये h कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3:2 का रेशियो आ जा रहा है। तो देखिए 3 में यहाँ पे 2 जब निकाल लिए तो 1 बर्बाद हो जा रहा है। तो ये 1 जो है 3 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 कर
कर लेंगे, यानी 33.3% हम लोग का आंसर हो जाएगा। 1/3 का मतलब ही होता है प्रतिशत में चेंज करेंगे 33.3%। बात क्लियर? नहीं समझ में आया तो फिर एक बार देख लीजिए। बेलन का आयतन πr² और शंकु का आयतन 1/3 πr², लेकिन ये त्रिज्या तो सेम है लेकिन ऊंचाई दोगुना है तो 2h कर लिए हैं। रेशियो 3:2 हो जा रहा है तो कितना बर्बाद हो रहा है? पहले मेरे पास 3 था और 2 निकाल लिए तो 1 बर्बाद हो रहा है, तो 3 का कितना परसेंट है? तो 33.33% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 34 देखिए, 34 बोला है हम लोग का कि 1.75, 5.6 और 7 का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। देखिए, जब भी हमें दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, सबसे पहले हम पहला काम करेंगे, इसे हमें फ्रैक्शन में बदल लेना होगा। तो ये 175/100 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 56/10 हो जाएगा और ये 7 होगा। अब ये कट रहा है तो इसको कटा देंगे, पहले हम कटा करके छोटा कर लेंगे तब इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। देखिए, 25 7 175, 25 चौके 100 और यहाँ कर लेते हैं तो 5 2 5 10 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। यानी क्या आ गया हम लोग का? 7/4, 28/5 और ये 7/1 आ गया। अब तो सिंपल आप निकाल लीजिएगा, एलसीएम और एचसीएफ हमें दोनों पूछा हुआ है। तो देखिए, एलसीएम जब भी हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो 7 28, 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 28 और नीचे 4 5 1 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम 1 से भाग देंगे तो यही आ जाएगा, एलसीएम 28 आ गया। अब जब एचसीएफ निकालना रहता है तो अंश का एचसीएफ 7 28, 7 का एचसीएफ 7 हो जाएगा और हर का एलसीएम तो 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ से 20 हो जाएगा। तब इसको कटा लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है? 0.35 आ जाएगा। ठीक, 35 दूना ये 2 से कटा लेंगे तो ये कितना मर्त में 3.5 हो जाएगा और जब 10 से भाग देंगे तो 0.35 हम लोग का ये एचसीएफ आ जा रहा है। बात क्लियर यहाँ से हुआ? नहीं समझे? देखिए, एक बार समझ लीजिए, जब भी हमें दशमलव का एलसीएम एचसीएफ निकालना है उसे फ्रैक्शन में बदल लिए और कटा करके छोटा कर लेंगे। जब एलसीएम फ्रैक्शन का तो एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना बताए थे कि जब एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालेंगे, 1 आएगा, 1 से भाग देंगे 28 हो जाएगा। इसका एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ 7 हो गया, हर का एलसीएम 4 5 1 का 20 हो जाएगा, भाग दे दिए 0.35 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए हम लोग का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का, 34 तक हो गया, 35 देखिए। अरुण एक रंगीन टेलीविजन के लिए 16,000 रुपये नगद भुगतान करना चाहता है। देखिए, अरुण जो है 16,000 रुपये नगद भुगतान करना चाहता है। ठीक, 16,000 रुपये। अब कह रहा है कि बाला जो है 2 वर्ष के बाद, जो बाला दे रहा है इसे, बाला इसे 17,776 रुपये में ये 2 वर्ष के बाद खरीद रहा है, 2 वर्ष के बाद खरीदा है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो दुकानदार के लिए कौन सा सौदा जो है, अच्छा ये नगद भुगतान करता है, अगर ये भी 2 साल बाद देता तो इसका मूल्य क्या हो जाता? तो 2% की दर से 5% नहीं, 2 वर्ष में 5% की दर से हम ब्याज निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0, यहाँ 5 2 10, यानी कि 1600 रुपये हमारा यहाँ ब्याज मिल जाता है, 1600 रुपये। तो अब इसका जो मूल्य कितना हो जाता है मूल्य, तो 16,000 में 1,600 जोड़ लेंगे, 17,600 रुपया इसका मूल्य हो जाएगा 2 साल बाद ये। ठीक, तो अब एक बात बताइए कि ये 17,600 रुपये में बेच रहा है और यहाँ 17,776 रुपये में बेच रहा है, तो दुकानदार के लिए यही ना फायदेमंद होगा, यहाँ उसे ज़्यादा मिल रहा है तो क्या करेगा? बाला वाला जो है ज़्यादा फायदेमंद होगा दुकानदार के लिए। दुकानदार के लिए पूछा हुआ है कि कौन सा सौदा दुकानदार को बेहतर होगा, तो जो बाला वाला सौदा है यही बेहतर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से? ये तत्काल खरीद रहा है 16,000 में, तो अगर 2 वर्ष बाद खरीदेगा तो इसका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा ना, 1600 रुपया जुड़ जाएगा, यानी कि मूल्य कितना हो जाएगा? 17,600 रुपये हो जाएगा। और बाला खरीद रहा है 17,776 रुपये में, तो कौन दुकानदार के लिए फायदा है? तो यही है, इससे ज़्यादा मिल रहा है। ठीक, तो आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 36 कह रहा है, ट्रिगो का क्वेश्चन है, √/cot² थीटा माइनस cos² थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, हम इस cot को बदल लेते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बात आपको पता होगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग का, कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, जोड़ लिए इसको, तो यहाँ 1 आ जा रहा है तो ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जा रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा ये देखिए ये तो हो जाएगा आपका क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब बाहर निकालेंगे तो एक हमें कॉट थीटा मिल जाएगा और इंटू कॉस स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसी रूप में दिया हुआ है, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत सिंपल है, सिर्फ हम क्या किए, कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाता है, तो इस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो, और एक कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर, तो भी रूट से बाहर निकालेंगे कॉट थीटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 7 नंबर 36 तो हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला है कह रहा है हमें कि ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर एक है ए स्क्वायर बी सी, एक है आपका ए क्यू बी क्यू और सी स्क्वायर। ठीक, इसका बोला है हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो देखिए जब भी अगर पावर के रूप में दिया गया हो तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही एलसीएम हो जाता है। एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम पावर, और HCF बराबर क्या हो जाता है, मिनिमम पावर। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी पावर के रूप में दिया गया हो तो जो अधिकतम पावर होगा वो LCM हो जाएगा और जो मिनिमम पावर होगा वो HCF हो जाएगा। तो यहाँ से A में देखिए सबसे A का अधिकतम पावर क्या है, A स्क्वायर ए क्यू में A है, A क्यू है तो A क्यू LCM हो जाएगा। B वाला में आते हैं तो B स्क्वायर B और B क्यू, इसका मतलब B क्यू यहाँ से LCM हो जाएगा। और C वाला में देखिए C स्क्वायर C और C स्क्वायर, यानी C का सबसे मैक्सिमम पावर C स्क्वायर है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ है, यहाँ से जो मैक्सिमम पावर होता है वही हम लोग का LCM हो जाता है। तो A का मैक्सिमम पावर 3 है तो AQ हो गया, B का मैक्सिमम पावर 3 है तो BQ हो जाएगा, और C का मैक्सिमम पावर 2 है तो C स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हम लोग का LCM हो जाएगा। तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ये ध्यान रखिएगा कि पावर के रूप में मैक्सिमम पावर LCM और मिनिमम पावर HCF हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये तो आपको मुझे याद है, बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है। 97 होता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है। ठीक, तो आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर लंबा पुल को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए सबसे पहले तो जो इसका स्पीड है ना, स्पीड ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 18 चौके 72 यानी 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और जब भी अगर पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई दोनों के योग को पार करती है। ठीक, तो यहाँ से समय कितना लग जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, 132 और 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा, और बट्टा स्पीड कितना है 20 है यहाँ पे, तो ये 121/10 हो जा रहा है। इसको कटा देते हैं तो अब यहाँ से 12.1 सेकेंड का यहाँ से समय लग जाएगा। ठीक, 12.1 सेकेंड का समय, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल लिए और समय बराबर दूरी में दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा, L प्लस L प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगा, तो 242 आ जा रहा है, बट्टा 20 से भाग दे दिया, यानी कितना हो जाएगा, 12.1 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक, 40 नंबर है ये। 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है, P को 500 के अधिकतम अंक में 360 अंक मिले हैं। P अंक Q से 10% कम है, Q को R से 25% कम मिल रहा है, R को S से 20% कम मिल रहा है, और S के अंक का प्रतिशत निकालना है। देखिए हमें 4 लोग हैं, P है, Q है, R है और S है। सबसे पहले हम S को 100 मान लेंगे, क्योंकि S से ही तुलना करते हुए गया है। ठीक, S का अगर 100 है तो यहाँ से हम लोग का
पीछे से करते हुए आएंगे क्योंकि पीछे से दिया हुआ है। तो s का अगर 100 है तो r को इससे 20% कम मिलता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक, इसका 100 हो गया तो इसका 80 हो गया, प्रतिशत हटा दीजिए तो प्रतिशत में है ही। ठीक, अब कह रहे हैं Q को R से 25% अधिक मिलते हैं, Q को इससे 25% अधिक, यानी कि 80 का 125/100 हो जाएगा, 25% अधिक मिलता है तो 25 पाँचे 125, 25 चौके 100, 4 से कटा देते हैं 2, यानी कि 100 इसका भी आ गया। ठीक, Q का भी कितना आ गया 100 आ गया। अब कह रहा है कि P को Q से 10% कम, तो इससे 10% कम मतलब इसका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल से हम क्या करते हैं पीछे से करते हैं। S को 100 मान लिए तो ये 20% कम 80 हो जाएगा, ये इससे 25% ज़्यादा था यानी 125/100 तो ये 100 हो जा रहा है, और ये इससे 10% कम तो ये 90 हो जा रहा है। अब हमें बोला है कि S के अंक का प्रतिशत निकालना है कि S के अंक, S जो है कितना प्रतिशत अंक पा रहा है। अच्छा एक चीज़ देखिए, इस 90 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हमें दिया हुआ है, ये P का जो है हमें दे दिया है कि 360 अंक पा रहा है। तो इस 90 यूनिट का वैल्यू अगर 360 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो S का कितना यहाँ पाया है 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अर्थात S ने 400 अंक पाया और टोटल अंक 500 है, तो इसका प्रतिशत वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से हम गुणा कर लेंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, ये 5 से कटा लिए तो ये 20, यानी 20 चौके 80% जो है अंक पा रहा है कौन S पा रहा है। ठीक, बात यहाँ से क्लियर हुआ। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। ये S से तुलना करते हुए गया है P की तरफ, तो ये 100 माने तो ये 20% कम 80, 25% ज़्यादा 100, 20% कम 90, 10% कम 90 हो जा रहा है। अब इस 90 का वैल्यू 360 दिया है तो 100 S के बारे में पूछ रहा है तो 400 हो गया। 400 जो है 500 का कितना परसेंट होगा, तो हम लोग का 80%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देख लीजिए, D हो जाएगा। ठीक, चलिए 41 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। 41 नंबर बोला है, 41 कह रहा है कि a बराबर 30 आपको रख लेना है, तो आपको वैल्यू निकालना है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस a प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस a, ये हमें वैल्यू इसका निकालना है। ठीक, देखिए बहुत आसान है, a का वैल्यू हमें 30 डिग्री रख लेना है। ठीक, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुआ। √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करिए 3/4, और ये 60 है, यहाँ 30 रखेंगे 90, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, sin 90 का 1 होता है, मान याद होना चाहिए, तो 0 का 0 ही हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ 60 में से 30 घटाएंगे 30, और cos 30 का वैल्यू अभी देखे थे √3/2 यानी कि 3/4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 6/4 हो जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा 3/2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा 3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 42 देखिए, आसान क्वेश्चन था, केवल मान रख देना था। ठीक, 42 नंबर कह रहा है कि 175, 56 मीटर और 70 मीटर, 175 मीटर, 56 मीटर और 70 मीटर का HCF निकालना है। देखिए HCF अगर निकालना है ना तो बहुत आसानी से जो मिनिमम अंतर हो रहा होगा ना उसी को ले लेंगे, कि किसी को भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो कम अंतर होता है ना, कभी भी HCF ना दो संख्याओं के अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे इसका अंतर लिए तो यहाँ 14 हो रहा है, इसका मतलब कि या तो 14 होगा नहीं तो इसका गुणनखंड होगा। अब पता चल गया कि 14 से तो बड़ा नहीं हो सकता है HCF, तो 14 से देखिए ये संख्या नहीं कटेगी, तो ये 14 नहीं हो सकता है, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं 7 × 2। अब देखिए इस 7 से सभी संख्या कट जा रही है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बहुत बार ऐसा आपको बताए हुए हैं निकालना, दो संख्या का अंतर से बड़ा HCF नहीं हो सकता है, तो 14 से बड़ा नहीं होगा। अब या तो 14 होता कब, जब सब कट जाता, तो 14 से नहीं कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है, 14 × 14 15 16 17 नहीं कट रहा है, तो 14 का फैक्टर अभी अब वैसा करना है कि एक सबसे बड़ा संख्या रहना चाहिए, तो एक 7 दूना 14, अब 7 से सब कट जा रहा है तो HCF 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नहीं पता चलता है इस तरह से तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये विधि बहुत आसान है, इसको समझ जाइएगा आप। ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपको इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। sin 3a/cos a sin a माइनस cos 3a/cos a। ठीक, देखिए बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको हमको क्या करना है घटा देना है। देखिए LCM क्या हो जा रहा है sin a ×
कॉस ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसे भाग देंगे, ये कट जाएगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा साइन 3a इंटू कॉस ए, कॉस ए हो जाएगा माइनस, अब ये इससे कट जाएगा यानी ये यहाँ चला जाएगा, तो कॉस 3a इंटू साइन ए हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये क्या हो जाता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ध्यान रखिएगा, साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर a को हम 3a मान लें तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ऊपर वाला को हम क्या लिख सकते हैं साइन a माइनस बी, यानी साइन 3a माइनस ए हो जाएगा, और बट्टा ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक, अब ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा साइन 2a हो जाएगा ना, साइन 2a हो जाएगा, 3a में से एक घटाएंगे 2a हो जाएगा, और साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए हो जाता है, और बट्टा यहाँ पे साइन a इंटू कॉस ए है, ये इससे कट जाएगा, आंसर हम लोग का क्या बच जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बस हम लोग को क्या करना है इसको घटा देना है, और ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन a माइनस है तो माइनस होता है, साइन a माइनस बी हो जाता है, 3a में से a घटाए 2a, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए बट्टा साइन a इंटू कॉस ए कट जाएगा, तो 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रिगो में टोटली फार्मूला पे डिपेंड करता है, फार्मूला आपको याद रहेगा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, फार्मूला को याद कर लेना होगा। ठीक, चलिए 44 देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है हमें कि पी क्यू दौड़कर एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर क्रमशः 4 मिनट और 7 मिनट में पूरा करते हैं। देखिए पी जो यहाँ 4 मिनट का समय लेता है और क्यू जो है 7 मिनट का समय लेता है। ठीक, 7 मिनट का समय लेता है। अब कह रहे हैं कि वे एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। क्यू ने 12 चक्कर लगाया, देखिए ये 12 चक्कर लगा रहा है, 12 चक्कर लगाया है। ठीक, क्यू ने 12 चक्कर लगाया तो वे कितनी बार मिलेंगे ये हमें बोला है, लेकिन कंडीशन दिया है कि समान दिशा में और विपरीत दिशा में, दोनों कंडीशन पूछा हुआ। अच्छा एक चीज़ बताइए कि ये एक चक्कर लगाने में 7 मिनट लेता है तो 12 चक्कर लगाने में कितना लेगा 84 मिनट का समय लेगा। ठीक, और एक ही साथ चलना शुरू किए हैं तो ये भी 84 मिनट का समय लिया होगा। तो ये 84 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, तो 84 में 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 21 चक्कर ये लगाएगा। ठीक, P जो है 21 चक्कर लगा रहा है और Q जो है 12 चक्कर लगा रहा है। तो देखिए यहाँ से सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। अगर इन लोगों की दिशा समान हो जाएगी तो समान दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है ना। तो ये अगर 12 चक्कर लगा रहा है और ये 21 चक्कर लगा जा रहा है तो दोनों कितनी बार मिलेंगे, तो कितनी बार मिलेंगे, तो 21 में से 12 हम घटा देंगे, 21 में से 12 घटा देंगे, यानी कि 9 बार मिलेंगे जब ये समान दिशा रहेगी। और विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल हम क्या करते हैं तो जुड़ जाता है, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 21 प्लस 12 हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 हो जा रहा है, 3 33 बार ये मिलेंगे। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ आपको ये बात समझना होगा, जैसे देख लीजिए फिर से, ये 7 मिनट में 12 चक्कर लगाता है। ठीक, सॉरी हाँ, एक चक्कर में 7 मिनट का समय लेता है तो 12 चक्कर में 84 मिनट लेगा। तो दोनों एक साथ चले हैं तो ये भी 84 मिनट का समय लिया होगा, तो ये चक्कर कितना लगाया होगा 21 चक्कर लगाया होगा। तो जब अगर समान दिशा में होंगे तो कम बार मिलेंगे। कम बार क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये जब पीछे से जाएगा इसका स्पीड ज़्यादा होगा ना, 7 मिनट में कर रहा है 4 मिनट में, तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा तब ये इसको पकड़ रहा होगा। और वहीं जब विपरीत बार लगाएंगे तो जल्दी जल्दी मिलेंगे वो लोग, विपरीत चक्कर लगाएंगे तो क्या होंगे जल्दी जल्दी मिलेंगे। और वैसे भी हमको पता है कि समान दिशा रहता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है घट जाता है, तो यहाँ दोनों के चक्कर की संख्या घटा दी, यानी कि 9 बार मिलेंगे। विपरीत दिशा रहता है तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाता है तो दोनों का चक्कर जुड़ जाएगा, यानी कि 33 बार मिलेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, समान दिशा में 9 बार और विपरीत दिशा में 33 बार। ठीक, चलिए 45 नंबर देखिए, 45 नंबर क्या कह रहा है। 45 हमें बोला हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप बहुत देख चुके होंगे, देख चुके हैं। 10 √25 प्लस √108 प्लस अंडर रूट
154 प्लस √225, ठीक। इसी का हमें वैल्यू निकालना है। ये कितना आसान है। ये 225 का आपको वर्गमूल पता है ना कि 15 होता है, 15। तो अब यहाँ आते हैं तो 15 हम जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो 169 का वर्गमूल यहाँ से 13 डायरेक्ट लिख देते हैं। इसमें 13 जोड़ेंगे तो 121, 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा। इसमें 11 जोड़ेंगे 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। इसमें 6 जोड़ेंगे तो √16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 46 हमें बोला है कि निम्नलिखित में किस चर चिन्हों का संख्याओं में से किसी एक के अदला बदली करने से समीकरण संतुष्ट करेगा। देखिए एक समीकरण दिया है 7/2 -4 + 1 = 6 आ रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हमें चेंज करना होगा ताकि ये सही होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हमें ऑप्शन से करना होगा, ठीक। ऑप्शन से सबको रख के देखना होगा कि किस ऑप्शन को चेंज करने से ये सही हो रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि माइनस के जगह आप प्लस कर दीजिए और 2 के जगह 1 कर लीजिए। माइनस के जगह प्लस कर लेना है और माइनस और प्लस को चेंज करना है, तो माइनस के जगह प्लस कर लेना है और प्लस के जगह माइनस कर लेना है। और किसको करना है, तो 2 और 1 का, यानी यहाँ पे 1 कर लेना है और यहाँ पे 2 कर लेना है और बाकी सब सेम लगा दीजिए। 4 ये भागे 7 हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आ जा रहा है, 7 4 11 में से 2 जाएगा 13 आ जा रहा है, 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ जा रहा है, यहाँ पे 6 है, तो ये सही नहीं है। पहला क्या है, सही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन से चेक करेंगे तो भाग और प्लस को चेंज करना है, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ भाग हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद बोल रहा है कि 7 और 4 को भी चेंज करना है, तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा और सब सेम रहेगा, यानी कि 1 का 1 ही रह जाएगा, -2 रह जाएगा। तब इसको देखिए, ये 7 हो जाएगा और 4 2 6, तो 6 में से 7 गया, माइनस में 1 आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा। सबको रख के आपको चेक करना होगा, इसका कोई तरीका नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है भाग और माइनस को, यानी यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भाग आ जाएगा और अंत में किसको बदलना है, 2 और 4 को, यानी 4 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही, यानी कि +1 ही रह जाएगा, इधर 7 का 7 ही रह जाएगा। तब देखिए इसको सबसे पहले भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब 7 में 1 जोड़ते हैं 8, 8 में से 2 घटाते हैं तो ये 6 आ जा रहा है, अर्थात जो सी ऑप्शन है यही हम लोग का सही ऑप्शन होगा। तो इसमें क्या करना होगा, सबको ऑप्शन वाइज रख के हमें चेक करना होगा। तो सी पे हम लोग का सही आंसर आ रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 47 आइए, क्या कह रहा है 47, कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 380 रुपये है, ठीक। 380 रुपये इसका क्रय मूल्य है। अब कह रहा है कि लाभ लागत मूल्य का 20% है, तो डायरेक्ट हम एसपी निकाल लेते हैं यहाँ से। एसपी ये 20% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा, ठीक। ये विक्रय मूल्य हो गया। अब एक चीज़ बोला हुआ है कि इस पे पैकिंग जो खर्च है वो 5% है। विक्रय मूल्य का बोला है कि विक्रय मूल्य का पैकिंग खर्च जो है 5% है, तो पैकिंग खर्च हम लोग ग्राहक से ही न लेते हैं, तो इसमें एक्स्ट्रा 5% ऐड हो जाएगा। तो 5% मतलब 105/100 हो जाएगा, क्योंकि 5% हम पैकिंग खर्च जो है विक्रय मूल्य का 5% अधिक है। ये तो सबसे पहले हमने विक्रय मूल्य निकाल दिया। अब विक्रय मूल्य का 5% पैकिंग खर्च लेते हैं तो 105/100 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ से देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये कटाते हैं तो ये 21 हो जा रहा है और ये 20 हो जा रहा है। 4 से कटाएंगे, 4 5 20 और ये 4 3 12 हो जाएगा। तो 38 में आप 21 63 से गुना कर लीजिए, तो 8 3 24 का 4 2 और 3 3 9 2 11 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ हो जा रहा है 8 6 48 4 36 18 और 4 22 हो जा रहा है। तो 4 9 2 1 3, यानी कितना आ जा रहा है, 2394 आ जा रहा है। ये 2394/5 आ जा रहा है। तो 5 चौके 20, 3 23, 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40 और 5 8 40, यानी 478 रुपया 80 पैसा हम लोग का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है, यही आंसर होगा। इसका लगभग में मान दे दिया है 480 रुपये, लेकिन इतना नहीं बढ़ सकता है, घट सकता है। रियल में हम लोग का आंसर क्या होगा, 478 रुपया 80 पैसा होगा। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, एक क्वेश्चन ही गलत है, ठीक। आपका रॉन्ग है तरीका। 480 इतना नियरेस्ट थोड़े हो सकता है, दशमलव हटाएंगे तो नियरेस्ट हो सकता है, इतना नज़दीक नहीं हो सकता है। लेकिन अगर एग्जाम में आए इसको हटा दिया होगा, या फिर हम ऑप्शन दे देंगे क्या, 480, ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, ठीक। लेकिन इतना नियरेस्ट नहीं हो सकता है। एग्जाम में आए तो या तो
डी करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसका हम लोग का आंसर क्या आएगा, 478 रुपये 80 पैसे। फिर से एक बार देख लीजिए, 380 रुपये क्रयमूल्य है, 20% लाभ, यानी ये विक्रयमूल्य हो गया, और विक्रयमूल्य का 5% पैकिंग खर्च लग रहा है, तो 105/100। इसमें या 5% निकाल के जोड़ते या फिर डायरेक्ट 105% निकाल लिए तो डायरेक्ट निकल जाएगा, यानी कितना आ जा रहा है, 478 रुपये 80 पैसा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है और ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 दिया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फा बीटा का मान। देखिए तो बीटा बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू 10, तो अल्फा बराबर 5 हो जाएगा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, सिंपल निकाल लिए, अल्फा बीटा का वैल्यू 5 3 आ गया। अब एक चीज़ बताइए कि इक्वेशन क्या होता है, कोई भी द्विघात समीकरण निकालना हो तो आपको बताए हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो जाता है। यही द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और इंटू मूलों का गुणनफल हो जाता है। अब सिंपल हो गया, ये x² हो गया माइनस मूलों का योग कितना है, 8 है, तो ये 8x हो जाएगा, और प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे तो 5 15 हो जाएगा बराबर 0। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ से अल्फा बीटा इसलिए निकाले कि यहाँ जरूरत पड़ेगा मूलों का गुणनफल में, तो 5 15 ये इक्वेशन का फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 49 बोला है कि पी और क्यू अलग अलग किसी काम को 8 और 16 दिनों में कर सकते हैं। पी 8 दिन में करता है और क्यू जो है 16 दिन में करता है। टोटल वर्क यहाँ से कितना हो गया, 16 हो गया। ये टाइम हो गया, तो यहाँ एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 8 दूना 16 और 16 एकम 16 हो जा रहा है। अब क्या पूछा है आपसे, कह रहा है कि पी और क्यू द्वारा किए गए काम का अनुपात, यही ना हो जाता है, जो क्षमता होता है उस वही काम हो जाता है, तो काम का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का उल्टा होता है, तो यही बात समय का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से काम का रेशियो 2:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। आसान क्वेश्चन था, केवल हमें क्षमता का अनुपात पूछा हुआ था या काम का अनुपात पूछा हुआ था। ठीक, क्षमता और काम एक ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्या कह रहा है। 1950 बोला है कि 9 20, ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक, ये 21 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए। ठीक, जो रिलेशन इसमें होता है वही रिलेशन यहाँ से हमें ढूंढना रहता है। देखिए क्या है, अगर इसका 9 दूना 18, 9 गुणे 2 प्लस 2 हो जा रहा है, 9 दूना 18 2 20 हो जा रहा है, तो यहाँ 21 गुणे 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 21 2 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 21 दूना 42 2 44 हम लोग का देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो रिलेशन यहाँ से था 9 दूना 18 2 20, तो 21 दूना 42 2 44 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। 51 नंबर कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो 100 से बढ़कर 120 हो जाएगा, और वर्ग का एरिया a² होता है ना, तो इसी प्रतिशत का यूज हम 2 बार करेंगे और बट्टा 100 हो जाएगा। डायरेक्ट निकल जाएगा कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। बात क्लियर हुआ। 20% बढ़ा रहे हैं तो 120 गुणे 120 इसलिए क्या किए कि वर्ग का क्षेत्रफल में पूछ रहा है कितना वृद्धि होगा, तो a² होता है। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 144 का मतलब 100 से कितना अधिक है, 44, तो 44% की वृद्धि हो जाएगा, हम लोग का एरिया में हो जाएगा। बहुत आसान कंसेप्ट है ये चीज़। 20% बढ़ा, 120 गुणे 120 बटा 100 घटेगा न, अगर मान लीजिए कहता है कि 10% घट जाता है तो 90 गुणे 90 बटा 100 हो जाता है, तो कितना टोटल घट जाएगा, तो 9 9 81 यानी 19% घट जाएगा। यहाँ बढ़ रहा है तो 100 से कितना अधिक है, 44, तो ये 44% की वृद्धि हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्या कह रहा है। 52 हमें अलजबरा का क्वेश्चन है। a बट्टा b प्लस b बट्टा a इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक, तो पूछ रहा है ना कि AQ प्लस BQ का मान क्या होगा। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ से थोड़ा हम इसको जोड़ते हैं तो a² प्लस b² बराबर यहाँ से AB हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। जोड़ लिए, तब देखिए a² प्लस b² माइनस AB इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो आपको एक बात पता होगा कि AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है। और जब यही टर्म जीरो के बराबर हो गया, यहाँ से ये जब जीरो हो गया तो गुणा करेंगे तो ये टोटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल, जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब भी इसका एक फैक्टर जीरो के बराबर हो जाए, ये इसका एक फैक्टर जीरो आ गया तो ये टोटली ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से जीरो आ जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए 53 क्या कह रहा है। 53 बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2800 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 3250 रुपये हो जाती है। देखिए पहले 5 वर्ष को लिख देते हैं। 5 वर्ष में 3250 रुपये हो जाती है और 2 वर्ष में कितना हो जा रही है, 2 वर्ष में आपका 2800 रुपये हो जा रही है। तो ये जो घटाएंगे ना, ये 3 वर्ष का एसआई निकल जाता है। जब भी हम दो मिश्रधनों को घटाते हैं, ये 5 वर्ष में इतना रुपये, 2 वर्ष में इतना रुपये, यानी मिश्रधन ये अमाउंट हो गया। तो यहाँ से घटा देते हैं तो देखिए 0, 5, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, ये कट गया, यानी कि 450 रुपये ये क्या निकल गया, हम लोग का ब्याज आ गया। ये जब भी दो मिश्रधन को घटाएंगे क्या निकलेगा, ब्याज हो गया। 3 साल का ब्याज अगर 450 है तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से कितना निकल जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। तो अगर 2 साल कोई एक ले लेते हैं, 2 वर्ष का ब्याज हमें कितना हो जाएगा, तो 300 रुपये हो जाएगा। तो अगर इस अमाउंट में से हम ब्याज घटा लेते हैं, यानी कि पी हमें कितना रुपया निकल जाएगा, 2800 में से 300 घटा लेंगे तो ये 2500 रुपया जो हम लोग का हो जाएगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसमें प्रिंसिपल भी पूछा हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा हुआ है। यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं कि सी होगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए यहाँ से। ब्याज हम लोग का 150 रुपया है 1 साल का, तो ब्याज बराबर मूलधन 2500 समय 1 और रेट निकालना है और बट्टा 100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 हो जाएगा, 25 छक्के 150 हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6% हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन था। 5 वर्ष में इतना रुपया, 2 वर्ष में इतना रुपया, तो जो अंतर निकालेंगे ब्याज निकलता है। 3 साल का ब्याज अगर 450 तो 1 साल का 150, 2 साल का 300, तो इस मिश्रधन में से ब्याज घटा लिया यानी कि मूलधन निकल गया। जब मूलधन 2500 रुपया निकल गया तो अब ये दर आराम से निकाल लेंगे। ब्याज 150 आया था तो 2500 गुणे 1 साल का R/100 तो 6% आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ाए हैं, तो उसमें बताए हुए हैं दशमलव का हम लोग स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। जैसे ये कह रहा है कि 2.00589, इसमें बोला है ना कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए 5 का स्थान जब भी अब दशमलव से गणना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये रहे 3, 5, 7 रहे, अब इसमें क्या है 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ से शुरू करते हैं इकाई दहाई। लेकिन इसमें जब शुरू करेंगे दशमलव के राइट, दशमलव से लेकर के उसके राइट साइड जाएंगे, यानी 1, 2 तीसरे स्थान पे है तो ये तो 0 ये देना होगा। अब जितना यहाँ अंक रहे, ये 3, 4, 5 कुछ भी रहता है, या 0 है तो इसके बदले हमें 0, 0 देना होगा और ये क्या हो जाएगा 5वां। जैसे यहाँ पे 5 दे देते हैं, इसके बाद 1 अंक है तो 0 बैठा देते हैं। अगर मान लीजिए 7 एक और रहता तो 2 0 बैठा देते हैं। उसी तरह से दशमलव है तो दशमलव दे दिए, इसके बाद 1, 2 अंक था तो 2 0 और यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये हम लोग का LCA ये हो जाएगा क्या, आपका फेस वैल्यू हो जाएगा, ये स्थानीय मान, दशमलव का स्थानीय मान यही हो जाएगा। लेकिन हमें बट्टा में दिया तो बट्टा में इसको नहीं बदल लीजिएगा, आप 5/1000 हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे एक एग्जांपल यहाँ दे देते हैं, इसको बनाइए, आप समझ जाइएगा। जैसे कह रहा है कि 35.786 हो जा रहा है, कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान यहाँ से आप निकालिए। तो देखिए 6 यहाँ है ना, तो सबसे पहले तो ये दशमलव लगा देंगे, ये दशमलव लगा देंगे। अब इसके बाद कै गो अंक है, 1, 2 गो अंक है, तो 2 गो 0 बैठा देंगे और +6 देंगे, यही हम लोग का 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। अगर बट्टा में दिया रहेगा तो 6/1000 हो जाएगा। बात क्लियर? तो दशमलव का स्थानीय मान पूछता है बहुत ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्या कह रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। बोला हुआ है यहाँ से कि x3 = n है, ठीक, और हमें कह रहा है कि n का इकाई अंक अभाज्य संख्या है। इसका जो है यूनिट प्लेस इकाई अंक जो है एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक, अभाज्य संख्या। तो अब कह रहा है कि 1 से लेकर 9 तक हमें देखना है कि 1 से 9 तक में
x का मान क्या हो सकता है। तो जैसे देखिए कि ये एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात 1 नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, हट जाएगा। इसका हमें इकाई अंक देखना है कि अभाज्य आना चाहिए। 3 अगर रखते हैं, x का वैल्यू अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब 27, यानी 27 का यूनिट प्लेस 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 आ जाएगा। 4 रखिएगा तो 64, 64 का यूनिट प्लेस अभाज्य नहीं है, तो नहीं आएगा। 5 रखिएगा तो 5 का 125 आता है, 125 में यूनिट प्लेस 5 जो कि अभाज्य संख्या है, तो यहाँ 5 भी आ जाएगा। ठीक, 6 रखेंगे 216 होता है, 6 का क्यूब 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, हट जाएगा। 7 रखिएगा तो 307 का क्यूब कितना हो जाता है, 7 7 49, 9 7 343, 3 फिर अभाज्य संख्या आ जा रहा है, तो 7 भी हो जाएगा। 8 का 512 नहीं हो जाएगा। 9 का क्यूब 9 9 81 9 729, 9 आ जा रहा है, नहीं होगा। अर्थात 1 मिनट सॉरी, यहाँ कुछ छूटा हुआ है क्या। 7 के बाद 8 का तो 512 होता है ना जी, तो 512 में 2 अभाज्य संख्या है ना, तो 8 भी आएगा यहाँ पे। ठीक, 9 नहीं होगा क्योंकि 729, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ हम लोग का इतनी संख्याएं जो है x का हो सकती है 3, 5, 7, 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें समझना है बात को। जैसे हमें कह रहा है कि x क्यू n है और n का इकाई अंक अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो 1 से लेकर 9 तक में x का मान क्या हो सकता है। तो 1 रखे अभाज्य संख्या 1 नहीं आ रहा है, 1 का क्यूब। 2 रखे 8 भी नहीं आ रहा है अभाज्य संख्या। 3 रखे 27 आ रहा है, जो कि यूनिट प्लेस अभाज्य है, तो 3 हो जाएगा। 5 का 125 आ रहा है, 125 का इकाई अंक 5 भी एक अभाज्य संख्या, तो 5 भी हो जाएगा। 7 का 6 का नहीं आ रहा है, 216 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 343, तो इसमें भी यूनिट प्लेस 3 है, तो अभाज्य संख्या है, तो 7 भी हम लोग का आ जाएगा। 8 का 512, इसमें भी ये यूनिट प्लेस 2 जो है अभाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 8 भी हो जाएगा। 9 नहीं होगा, यार 1 से 9 ही तक देखना था, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 3, 5, 7, 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 56 हमें कह रहा है कि प्रिया के जन्म के समय उसके पिताजी 38 साल के थे। देखिए उसके फादर जो थे, पिताजी 38 साल के हैं, जब प्रिया जो है 0 साल की है। जन्म के समय मतलब ये कितनी साल की है, 0 साल की है। अब कह रहा है कि उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय, अब जब यहाँ अब कह रहा है कि प्रिया का एक भाई है जो कि इससे 4 वर्ष छोटा है, यानी कि जब उसका जन्म हुआ होगा तो प्रिया कितनी साल की हो गई, 4 साल की हो गई होगी। तो उसके माता की आयु यहाँ पे, इसके अब माता की आयु दिया है यहाँ पे 36 साल है। ठीक, 36 साल है। तो अब कह रहा है कि उसकी माता और उसके पिता के वर्ष में कितने, उसकी माता जो है पिता से कितनी छोटी है, ये हमें पूछा हुआ है। देखिए थोड़ा सा समझिए आप, जब प्रिया 0 साल की थी तो इसके पिताजी 38 साल के थे, और जब प्रिया का छोटा भाई का जन्म हुआ जो कि 4 साल छोटा है, तो ये 4 साल की हो गई होगी तब तक। तो ये जब प्रिया 4 साल की है तो माताजी कितनी है, 36 साल की है। अगर यहाँ प्रिया को हम 4 साल बना लेते हैं तो ये 38 और 4 कितना हो जाएगा, ये 42 साल के हो जाएंगे। तो इन दोनों का अंतर यहाँ से कर लीजिए, दोनों सेम समय में आ गए, तो ये अंतर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 साल हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब नहीं समझे, देखिए आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। जब प्रिया 0 साल की थी तो ये 38 साल के थे। जब प्रिया 4 साल की हुई तो माताजी 36 साल की होंगी। तो प्रिया का इसमें भी 4 साल कर लेते हैं तो ये भी 4 साल बढ़ेंगे, यानी 42 हो जाएंगे। तो ये जब 42 के हैं, ये 36 के हैं, तो दोनों में अंतर कितना है, 6 साल का है। सिंपल, एक ही समय में निकाल लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन आइए क्या कह रहा है। 57 बोला है कि 0.001 में अगर x से भाग दे रहे हैं तो 0.01 आ रहा है, तो कह रहे हैं x का वैल्यू निकालना है। देखिए ये दशमलव हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, जब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये 10 x आ जा रहा है बराबर 1, तो ये 0.1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, 58 आइए। 58 कह रहे हैं कि एक माँ और बेटे की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान मतलब 0 ले लेंगे, कल ही आया था, तो ये मदर और सन का है। मदर और सन का जो है 8:3 का रेशियो है यहाँ से। ठीक, कह रहे हैं 12 वर्ष बाद, तो +12
और इनका रेशियो कितना दे दिया है यहाँ पे 2:1 दे दिया है। तो एक चीज़ बताइए, ये तो समय का अंतर 12 वर्ष हो गया ना, तो इधर भी अंतर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो क्या करते हैं, क्रॉस अंतर से, ये 2 में से 1 गया 1 और यहाँ 8 में से 3 गया 5, ये दोनों को गुणा कर लेते हैं। तब यहाँ मदर और सन का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और 3 एकम 3, ऊपर तो सेम रहेगा, 1 से गुणा करना है तो इसमें 5 से गुणा करना है तो 5 दूना 10 और अनुपात 5 हो जाएगा। अब देखिए अंतर सेम आ जाएगा, ये 2:2 का रेशियो हो गया। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू इधर समय में 12 वर्ष है। 2 यूनिट का वैल्यू अगर 12 वर्ष है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों का वर्तमान आयु पूछा हुआ है, तो यहाँ से 8 का वैल्यू 8 छक 48 वर्ष हो जाएगा और 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 18 वर्ष हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 48 वर्ष और 18 वर्ष हो जाएगा। योग पूछा है, सॉरी योग पूछा है तो जोड़ दीजिए सिंपल, 8 और 16 का 6 1 हो जाएगा हासिल और 4 1 5 1 6 यानी कि 66 वर्ष हो जाएगा। योग हमें पूछा हुआ था, ठीक। तो योगफल कितना हो जाएगा, 66 वर्ष हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 8 3 11 11 6 के 66 हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते थे। अब अलग अलग निकाल दिए थे तो जोड़ लिए। बात क्लियर हुआ यहाँ से। 0 वर्ष में यानी 0 में मतलब वर्तमान 8 3 का रेशियो है, 12 वर्ष बाद 2 1 का, तो ये अंतर सेम होना चाहिए। यहाँ अंतर सेम नहीं आ रहा था, क्रॉस अंतर से गुणा कर लिए। इसका अंतर 5 है तो नीचे वाला को, इसका अंतर 1 है तो ऊपर वाला 8 3 हो जाएगा 5 10, यानी इस देखिए 2 का अंतर हो जा रहा है। 2 यूनिट का वैल्यू 12 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो योग पूछ रहा था वर्तमान, तो 8 3 11 6 के 66 हो जाएगा। अलग अलग पूछेगा तो 48 18 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 59 नंबर 59 बोला हुआ है, देखिए 59 नंबर कह रहा है कि 2 व्यक्ति जो हैं P और Q एक दूसरे से 400 माइल दूरी पे हैं। P और Q के बीच की दूरी हमें दिया हुआ है, P और Q के बीच की दूरी यहाँ पे 400 माइल है, 400 मील है, ठीक। अब कह रहा है कि P से एक कार Q के लिए 50 मील जो यहाँ से चल रही है, ये 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक। और जो Q से आ रही है, ये Q से जो आ रही है इसका स्पीड कितना है, तो आपका 50 मील पर सेकेंड है, ठीक, पर घंटा है, 1 मिनट। इसका 50 है और इसका 40 है, ये आपका 40 MPH लिख देते हैं, यानी कि मील पर आवर हो गया। इसको भी रहने दीजिए ऐसे। तो अब कह रहे हैं हमें, अब एक चीज़ और देखना है कि इसके चलने के 75 मिनट के बाद ये चली हुई है, तो सबसे पहले हम 75 मिनट तक इसको चला देते हैं, ये कितना दूरी तय करेगी। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 50 गुणे 75/60 कर लेते हैं, मिनट में था तो 0 से 0 हो जाएगा, चाहे 15 से कटा लीजिए। देखिए 15 5 75, 15 चौके 60 हो जाएगा, ये 4 से 2 हो जाएगा, यहाँ से 25 25 5 125/2 मील आ जा रहा है, ठीक। अब ये 400 पूरा था तो 400 में से अगर घटा लेंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। 400 में से हम 125/2 घटा लेंगे, यानी 800 माइनस 125/2 हो जा रहा है, तो ये कितना दूरी आ जाएगा, तो 800 में से 125 घटाएंगे 675/2 मील आ जा रहा है, ठीक। ये वाला दूरी निकल गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तब समय बराबर आपको पता है कि मिलने का समय क्या होगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। दूरी दोनों के बीच का कितना है, 675/2 है, और दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 40 और 50 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 90 हो जाएगा। तो 90 से हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। देखिए 15 छक्के 90, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 15 पचे 75 हो जाएगा। ये कटा लेते हैं तो 3 दूना 6 और 3 से 15, यानी कि आपका आ जा रहा है 15/4 हो जा रहा है। तो 4 3 12 और 3 15, 3/4 का मतलब 45 मिनट हो गया। तो 3 घंटा 45 मिनट लगेगा मिलने में, यहाँ से लगेगा, यानी कि ये यहाँ से कितना देर बाद मिलेगी, तो मिलने का समय जो हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल यहाँ लिख देते हैं, टोटल समय इक्वल टू 3 घंटा 45 मिनट ये लगेगा, प्लस ये 75 मिनट, 75 मतलब 1 घंटा 15 मिनट, ये भी जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 घंटा लग जाएगा इनको मिलने में, ठीक। आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक। ये हमें पूछा हुआ था कि कितने देर बाद मिलेगी, नहीं समझे, एक बार समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखिए कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी था 400 मील, ठीक,
और ये P से जो चल रही है 50 मील प्रति घंटा और Q से जो चल रही है 40 मील प्रति घंटा है। तो और ये 75 मिनट बाद ये चलना शुरू किए, तो 75 मिनट में हम निकाल लिए कि यहाँ तक आ गई, तो ये दूरी कितना हो गया, तो 50 × 75/7 यानी 125/2 मील हो गया। अब ये दूरी निकाल लिए हैं, तो 400 में से 125/2 घटा लिए यानी कि 675/2 मील आ गया। ये दूरी निकल गया यहाँ से यहाँ तक। तो अब समय बराबर दूरी 675/2 और दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 3 घंटा 45 मिनट लगा। और यहाँ से यहाँ जाने में 1 घंटा 75 मिनट लगा था, यानी 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 घंटा 15 जोड़ लिए तो टोटल कितना टाइम हो जा रहा है, 5 घंटा का समय लगेगा मिलने में। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 60 नंबर 60 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 60 नंबर क्या कह रहा है, बोला है किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया हो जा रहा है। ठीक, 10 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ दिया है कि 10 वर्ष का SI 600 रुपये है। ठीक, अब बोल रहा है कि यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा। दूसरा कंडीशन में कह रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि 5 वर्ष का यहाँ कितना हो जाएगा ब्याज। अगर 10 वर्ष का 600 रुपये है तो 5 वर्ष का यहाँ पे 300 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब जो शेष 5 वर्ष बचा है उसमें हमें मूलधन 3 गुना करना है। तो जब मूलधन 3 गुना करेंगे तो ब्याज भी इससे 3 गुना मिलेगा। तो ये ब्याज कितना मिलेगा, 300 का 3 गुना यानी कि 900 रुपये यहाँ भी ब्याज मिल जाएगा। तो टोटल ब्याज 9 3 1200 रुपये हो जाएगा। देखिए इसको बहुत ईजिली बनाया हम लोग, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक, कह रहे हैं कि 10 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये है, तो 5 साल में कितना मिलेगा, इसका आधा 300 मिलेगा। अब कह रहा है कि अगले जो 5 साल है उसमें हम मूलधन को 3 गुना कर देते हैं तो ब्याज भी हमें 3 गुना मिलेगा। तो ये 5 साल का 300 है, तो अगले 5 साल के लिए इसका 3 गुना कितना मिलेगा, इसका 3 गुना 900 रुपये मिल जाएगा। तो 900 + 300 10 साल का अब ब्याज कितना हो जाएगा, हमें 1200 रुपये हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अब प्रिंसिपल निकाल के ऐसे 2 गुना करके नहीं करना है, सिंपली जितना गुना मूलधन बढ़ाएंगे उतना गुना हमें ब्याज बढ़ जाएगा। ठीक, तो अगर 3 गुना कर रहे हैं मूलधन तो इससे 3 गुना ब्याज भी मिलेगा, यानी कि 900 ब्याज 500 अगले 500 का मिलेगा, 5 साल का मिलेगा। तो टोटल 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए 30 क्वेश्चन का टारगेट था, हम लोग कंप्लीट किए। तो आगे अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे जो कल होगा हम लोग का। ठीक, तो उसमें हम लोग 1960 से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तब तक आप घर पे रह के प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है घर पे आराम से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिए। ठीक, टेक केयर।